ऐसे बहुत सैकड़ों रोगियों की कुंडली या डाटा मेरे पास है कि जो वहाँ ये बता दिया हो कि भाई आप जाइए 10-20 दिन की ज़िंदगी है, और वो अब कोई 5 साल से, कोई 6 साल से, कोई 7 साल से, कोई 1.5 साल से, कोई 2.5 साल से जिंदा है। नेचुरोपैथी में भी फिर मैंने डॉक्टरेट की। जो एमडी मेडिसिन जो मैंने ईएच में, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एमडी किया है, उसके साथ साथ जो है पंचगव में भी मैंने जो है एमडी किया है। आँख को देख के मैं बता देता हूँ कि आदमी कितने दिन जिंदा रहेगा। कोई भी ऐसा रोगी आता है, किडनी फेल हो, लीवर फेल हो, कैंसर हो, गंभीर रोगी, मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप मेरे से 15 से 20 दिन की दवा लेके जाइए, परहेज करिए। अगर आपको आराम हो जाए तो दोबारा आइए मेरे पास, और वरना मत आइए। तो लगभग सभी को आराम हो जाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति मतलब आज का प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, यही 100% सही आयुर्वेद और आज का आयुर्वेद है। मानसरोवर पंचगव्य फाउंडेशन, गांव सरकपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। यहाँ सभी बीमारियों का उपचार किया जाता है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। आज मैं गौतम बुद्ध नगर के सरकपुर गांव में हूं और मेरे साथ हैं डॉक्टर शैलेश। डॉक्टर साहब, मैंने आपके बारे में किसी से सुना, आस पड़ोस में यहाँ ऐसी चर्चा है कि आप आयुर्वेदिक और इन सारी औषधियों से इस ज़माने में, जब ये अभी ऐसा आधुनिक ज़माना है, आप आयुर्वेदिक पे अभी टिके हुए हैं और उस तरीके से आप इलाज कर रहे हैं। काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स भी आए मेरे सामने, जो मैंने सिर्फ सुना है, अभी देखा नहीं किसी को। ऐसा सुना है कि भाई वहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं इस तरीके से। तो ये इस ज़माने में, मतलब मैं इस ज़माने से मेरा मतलब है आधुनिक ज़माना, जब हम आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि गौ तत्व से और ये आप आयुर्वेद से, मतलब एक तरीके से कहें तो थोड़ा पिछड़ा हुआ सा लगता है, सुनने में लगता है। लेकिन जब किसी आदमी को, जब कुछ ठीक हो जाए, किसी को बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाए, तो वो अच्छा भी लगता है। आप सभी को नमस्कार, वंदे मातरम, जय गौ माता। मैं एक बीएमएस और एमडी, मैंने ईएच मेडिसिन में एमडी की है और बीएमएस डॉक्टर हूँ। तो ये तो मेरे मूल में है और मेरे ब्लड के अंदर है कि मैं जो अपनी जो देसी जड़ी बूटियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं और गौ माता जो है उसके गौ से जो ये इलाज करता हूँ। और जैसा पिछले मैं 2013 का पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ और पढ़ाई मेरी कई जगह हुई है चिकित्सा की। दिल्ली में भी हुई है और मेरी झारखंड में भी हुई है, तमिलनाडु में भी हुई है, तो हावड़ा में भी हुई है, बंगाल में। तो कई जगह चिकित्सा का मेरा जो है रहा है। तो मैंने जो है यहाँ देखा है अपने यहाँ की जो असाध्य बीमारियाँ हैं, असाध्य बीमारियाँ वो हैं कि जो एलोपैथी में ठीक नहीं होती है। और ठीक नहीं होती है मतलब कि जो, जैसे कैंसर की मैं बात करूँ, अभी तेज़ी से कैंसर बढ़ रहा है। तो मेरे पास जो भी रोगी आता है वो लगभग 3rd और 4th स्टेज का ही आता है, बिल्कुल एकदम अंतिम स्टेज ये होती है एलोपैथी के अनुसार। ऐसे बहुत सैकड़ों रोगियों की कुंडली या डाटा मेरे पास है कि जो वहाँ ये बता दिया हो कि भाई आप जाइए 10-20 दिन की ज़िंदगी है, और वो अब कोई 5 साल से, कोई 6 साल से, कोई 7 साल से, कोई 1.5 साल से, कोई 2.5 साल से जिंदा है। तो ये जो जड़ी बूटियाँ हैं, ऐसा नहीं है कि ये जैसे कि भाई पिछड़ा है, ऐसा कुछ है। जो हमारा शरीर है ये पंच तत्व से मिलके बना है, सभी को पता है। तो ये जो पंच तत्व है, उन्हीं की कमी जब शरीर में होती है तो हम बीमार होते हैं। और जब उनकी पूर्ति करने के लिए इन्हीं पंच तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें वनस्पतियाँ, जड़ी बूटियाँ एक है, पानी एक है, शुद्ध हवा एक है, भोजन एक है, मिट्टी एक है। तो यही है कि जब वो पूर्ति हो जाती है, एक अच्छे सफल और जो कुशल होशियार चिकित्सक या वैद्य की ये वो होती है चतुरता या कुशलता, कि वो जो उनको देख के कि कौन से रोगी को कौन सी चीज़ें सेलेक्ट करनी है, वो ठीक हो जाते हैं। तो आपने, मतलब आप एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपने ये आयुर्वेदिक ही क्यों चुना, ऐसा मतलब? आयुर्वेद का इंटरेस्ट जो है वो मेरे को लगभग बचपन से ही था, क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं वो शुरू से ही आयुर्वेदिक चीज़ों का जो है अपने जीवन में जो है वो इस्तेमाल करते थे। और जब भी कोई बुखार आदि, खांसी जुकाम होता था तो वो अक्सर जैसे बिलासपुर जाना आना, हमारा पास में कस्बा है, तो वो आयुर्वेदिक दवाई वहाँ से मंगाते थे। शुरुआत में मेरे को भी यही लगता था कि इनसे कुछ आराम वाराम तो होता है नहीं, अंग्रेजी दवा से तुरंत आराम मिल जाता है। तो लेकिन उसी हिसाब से मेरा भी जो इंटरेस्ट बढ़ा, और जैसे अब सब लोग नीट देते हैं, ऐसे मैंने भी उस समय एग्ज़ाम दिया और मेरा भी नंबर आया और मैं बीएमएस करके आया। उसके बाद तो फिर उस नेचुरोपैथी में भी फिर मैंने डॉक्टरेट की। जो एमडी मेडिसिन जो मैंने ईएच में, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एमडी किया है, उसके साथ साथ जो है पंचगव में भी मैंने जो है एमडी किया है। तो एमडी मेरा 2 बार हो गया, 2 चीज़ों में अलग अलग। तो पिताजी की वजह से ही मैं जो है आयुर्वेद में आया।
अब आपको जब पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप बता रहे हैं कि वो लास्ट स्टेज होती है एलोपैथी के उससे, तो आपके हिसाब से वो कौन सी स्टेज होती है? नहीं साहब, ऐसा है मेरे हिसाब से तो जो ये है कि रोगी का जो आयुर्वेद में निदान करने का तरीका है वो ये बताया है कि वो अष्टविध परीक्षा, यानी कि 8 प्रकार से आप रोगी को निदान मतलब डायग्नोज आप करके देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं उसकी नाड़ी चेक करता हूँ, जिसको नब्ज बोला जाता है। उसमें जो वायु, अग्नि और जो जल तत्व है, वात, पित्त और कफ, उससे समझ में आ जाता है कि इसके अंदर कितनी जान है। पहला तो मेरा ये परीक्षण होता है अंतिम स्टेज के रोगी के लिए। वो केवल कैंसर की नहीं है, एक असाध्य ऐसा रोगी कि जिसकी किडनी फेल हो गई है, लीवर फेल हो गया है या ब्रेन फेल हो गया है, ब्रेन हेमरेज जिसको आदि बोलते हैं, तो उसमें ये मैं देखता हूँ। सेकंड मेरा एकदम डायग्नोज होता है उसके यूरिन को लेके, पेशाब को। उसको मैं पेशाब को देख के बता देता हूँ कि ये व्यक्ति मेरे से ठीक हो सकता है कि नहीं। और इवन अब तो 10 साल में इतना अनुभव हो गया कि पेशाब देख के बता देता हूँ ये आदमी कितने दिन में चला जाएगा। तो दूसरा ये होता है। तीसरा मेरा जो डायग्नोज होता है वो जिह्वा को लेके होता है, जीभ को। अगर जीभ किसी की काली हो गई है, मतलब काली ब्लैक स्पॉट्स आ गए हैं या ज़्यादा हो गई है, उसमें थोड़े अलग अलग प्रकार हैं कि भाई जीभ के जो है जिधर खट्टा रस होता है इधर ज़्यादा है, क्योंकि जीभ में हमारे 6 रस होते हैं, 6 रस होता है। जिधर मीठा है तो इधर ब्लैक है, जिधर जो है कड़वा है इधर कितने ब्लैक हैं। ये देख के मैं ये डिसाइड कर लेता हूँ कि ये रोगी ठीक होगा कि नहीं होगा। चौथा होता है, जैसा एलोपैथी में देखा जाता है कि आँख को देख के मैं बता देता हूँ कि आदमी कितने दिन जिंदा रहेगा। उसके बाद चौथा मेरा आता है स्पर्श। मैं उसको ऐसे टच करता हूँ तो ये भी बता देता हूँ कि इसकी उम्र अभी कितनी बची हुई है। एक स्वस्थ व्यक्ति की नहीं, मतलब जो रोगी है, गंभीर रोगी है। हाँ, अभी एक उदाहरण मेरे को याद आ रहा है। चीरसी में एक माता जी को मेरे पास लेकर आए, लंग्स का कैंसर था, पूरे शरीर में फैला हुआ था। तो वो आए, लगभग उनका जीवन 2-3 दिन का बचा हुआ था। हमारे गांव में ही उनकी रिश्तेदारी थी। वो आके मेरे से बोले कि डॉक्टर साहब आप जो है ऐसा, हमने सुना है कि ऐसे इलाज करते हैं। तो मैंने उनको देख के हाथ पकड़ा, नब्ज पकड़ी, मैंने उनको बताया कि अब तक कहाँ था माता जी को, कहाँ आपने रखा हुआ था। बोले वहाँ ऑल इंडिया मेडिकल से चल रहा था, उधर से चल रहा था, इधर से चल रहा था, बट अब ये फैल गया। उन्होंने बोला सेवा कर लो। तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा उनके चेहरे पे तो मैं कभी नहीं बोलता, लेकिन उनके जो बेटा थे उनको अलग ले जाके मैंने कहा माता जी की ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 दिन है, तो शायद अभी वो है नहीं, वो स्वर्गवासी हो गई। क्योंकि जब कुछ था ही नहीं, बचा ही नहीं, सांस भी नहीं आ रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के लेके आए थे। अगर सांस भी ऑक्सीजन सिलेंडर हटाएं तो सांस कर दिया, क्योंकि उनके दोनों फेफड़े खत्म हो गए थे। तो ये तो एक अनुभव की बात है। और फिर आयुर्वेद में जो निदान करने का, डायग्नोज करने का तरीका एकदम सुपर्ब है। जहाँ जितनी भी ऐसे मैंने बहुत लोग 30% रोगी मेरे पास ऐसे आते हैं कि जो एलोपैथी में रिपोर्ट एकदम ओके है लेकिन सामने रोगी बीमार है, या रिपोर्ट एकदम बीमार है वो एकदम ठीक है। तो ये जो निदान करने का तरीका है आयुर्वेद का, ये शायद हमारी जो सफल हम हो रहे हैं अंतिम स्टेज में भी आके उनके अनुसार, तो हमारे यहाँ कोई अंतिम स्टेज नहीं है। हमारे यहाँ तो एक कष्ट साध्य और साध्य और असाध्य वाली बात है। एक मेरे जानकार हैं, उनकी वाइफ को जो है वो किडनी की दिक्कत हुई थी, वो यहाँ आए थे, तो डायलिसिस की जगह वो आपने उन्हें दवाई दी, वो ठीक भी हो रही हैं, वो उन्हीं के कहने पे मैं आया हूँ। तो ये मतलब बिना डायलिसिस के कैसे कर लेंगे आप, कैसे हो कैसे सकता है ये? मतलब देखो सब बात ऐसी है। ये तो जब रोगी का इलाज चलता है और कुछ पत्ते अपत्य हम लोग बताते हैं, जो कि आयुर्वेद की माहिती हमको है, जानकारी है, उसमें एक आहार शास्त्र है। अब थोड़ा सा बता दूं कि और अदर पैथियों में जितनी भी पैथी चल रही है, आयुर्वेद में ये बहुत बड़ा भेद है। क्योंकि आयुर्वेद में आहार शास्त्र पे जनता है, जिसको परहेज लोग बोलते हैं। तो बिना परहेज के जो औषधि हैं, जब वो रोगी का चलता है तो वो तो जो आधुनिक रिपोर्ट्स लैब में निकलती हैं वो बताती हैं, रोगी बताते हैं कि भाई हमको अब इतना आराम है। तो यही है कि देखो दवा मैं कोई भी ऐसा रोगी आता है, किडनी फेल हो, लीवर फेल हो, कैंसर हो, गंभीर रोगी, मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप मेरे से 15 से 20 दिन की दवा लेके जाइए, परहेज करिए। अगर आपको आराम हो जाए तो दोबारा आइए मेरे पास, और वरना मत आइए। तो लगभग सभी को आराम हो जाता है। तो मतलब फिर जब आप इलाज करते हैं, मतलब एक 15 दिन की आपने दवाई दे दी, उसको लगातार उसको दवाई तो लेनी पड़ेगी ना। वो कितने दिन में, 15 दिन में ठीक हो जाएगा या फिर? नहीं 15 दिन में ठीक नहीं होगा, लेकिन 15 दिन में मेरे को ये ज़रूर पक्का पता लग जाएगा कि अब ये कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, अब ये सरकपुर से ही ठीक होगा, मतलब यहीं से ठीक होगा हमारे पास से। हाँ जी। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल आपको याद आता हो कि भाई जब आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया कि आप बिल्कुल आप भी कभी ऐसे हो गए हो कि ये पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा? ऐसे तो मेरे पास एक नहीं 10, 20, 50, 100 मिल जाएंगे। इनमें अभी एक बता देता हूँ मैं। अभी खुर्जा के पास एक गांव है लड्डू की भगवानपुर, तो वो लड्डू की के हैं, उनका जो पत्नी है, उनका नाम जो बहन जी है उनकी पत्नी, उनका नाम है सरोज,
और वो जो है भाई उसका नाम है मनोज। तो वो मेरे पास आए थे, उनका जो भाई है वो भी डॉक्टर है शायद अलीगढ़ में। तो मेरे पास लेके आए थे, उनको एक्चुअली ब्लड कैंसर हो गया उनकी पत्नी को, सरोज को। तो मेरे पास लेके आए, तो जो उनके भाई डॉक्टर थे उन्होंने मेरे को एक तरफ ले जाके बोला कि डॉक्टर साहब बात ऐसी है, हमारी एक ही बहन है, ये हमारी से मरी हुई है। मैं बोला क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोला आप रिपोर्ट्स तो देखो इनकी। मैंने रिपोर्ट्स देखी, मैं बोला ये रिपोर्ट्स पे मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, मैं रोगी पे ज़्यादा करता हूँ। मैंने उनकी सारी चीज़ें जो डायग्नोज करी, जो उनकी फाइंड आउट करके मैंने बताया कि भाई पता लगा कि उनका जो ऑपरेशन हो गया स्प्लीन नहीं है, तिल्ली निकाल दी है। तो जब तिल्ली निकाल दिए तो जो वो ब्लड आपके शरीर में मेंटेन होनी चाहिए, हेमेटोलॉजी की रिपोर्ट्स, वो सारी आउट हो जाती हैं। तो उसमें सबसे जो गंभीर बात थी वो ये थी कि जो TLC थी, टोटल लूकोसाइट काउंट, जो आपके अच्छे सेल्स बॉडी के लिए होते हैं, वो सोल्जर्स भी बोले जाते हैं, वो जो है वो उनके पहुंच गए थे लगभग 1.5-2 लाख, जो कि वो 6,000 से 11,000 होने चाहिए। जो प्लेटलेट थी, जो प्लेटलेट लगभग 1.5-2 लाख से लेके 4-4.5 लाख होनी चाहिए, वो उनकी पहुँच गई 9 लाख। जो हीमोग्लोबिन महिला का 11 से 13-14 के आसपास होना चाहिए, वो पहुंच गया उनका 19। तो ये तो बहुत विचित्र स्थिति थी। मतलब एक तरह से 4 आदमी उनको पकड़ के लेके आए थे। तो मैंने उनका जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने मेरे अनुभव में देखा है कि बिना गाय के गौमूत्र के मेरे यहाँ से तो कैंसर को पीछे हटाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो बहन का क्या रहा कि उन्होंने जब गौमूत्र लेना स्टार्ट किया तो वो उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ, ऐसे बोल सकते हैं कि वो उसको नहीं पी पाई। वो जब भी पिए उल्टी करें, जब भी पिए उल्टी करें। उसके बाद क्या हुआ कि जब दोबारा मैंने हर 15 दिन में रिपोर्ट्स निकलवाई तो कोई खास फ़र्क नहीं दिखा, और जो सिम्टम्स थे उसमें भी फ़र्क नहीं था कि पेट इतना बड़ा हुआ था, खाना नहीं पचता था, सर मतलब एकदम बहुत गंभीर स्थिति थी। उसके बाद मैंने गौमूत्र बंद किया, और अपना जो मेरी पढ़ाई में मैंने जो चीज़ें पढ़ी हैं, औषधियाँ वनस्पतियाँ, वो सब मैंने तैयार करके उनको दी, तो थोड़ा आराम लगा। अगली बार जब दोबारा आई तो फिर आराम नहीं लगा। ऐसे करते करते लगभग 3 महीने निकल गए। अंत में मैंने ये सोचा, जो भाई मैं बोला भाई मेरी जितनी ताकत थी मैंने पूरी ताकत अपनी लगा दी। अब मैं थोड़ा जो मैंने MD अभी फाइनल किया है, मैं बोला उसमें से मैं कुछ निकाल के ढूंढ के देखता हूँ अगर आराम हो जाए। तो उसमें से जब मैंने निकाल के देखी तो उनका इतना चमत्कारिक लाभ हुआ कि आज वो 100% ठीक है। रिपोर्ट मेरे पास है, बिल्कुल ठीक हो गई वो, एकदम 100%। तो ऐसे तो ये तो ब्लड कैंसर की मैं बात बता रहा हूँ, तो ऐसे तो सैकड़ों उदाहरण मेरे पास, मैंने बताया ना, आते वही हैं एकदम लास्ट कि अब चलो देख लेते हैं कि यहाँ कुछ हो जाए। तो मेरे को दुख इस बात का होता है कि वो अर्थ से भी लुट जाते हैं और शरीर से भी लुट जाते हैं, और खुशी इस बात की होती है कि जहाँ कोई ठीक नहीं हो पाया वो यहाँ ठीक होता है। कोई ऐसा भी आता होगा कि जो ऐसे शिकायत करे कि भाई मुझे ये यूरिन तो नहीं पीना है, मतलब ऐसा भी कोई आया है? देखो ऐसे बहुत रोगी आते हैं, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि एक वैद्य का, एक डॉक्टर का ये जो है ये धर्म होता है, या उसका ये कर्म भी होता है कि उसके पास एक नहीं विभिन्न ऑप्शंस होते हैं, विभिन्न उसके पास जो तरीके होते हैं, विभिन्न उसके पास औषधियाँ होती हैं। तो अपने तर्कस में बहुत तीर है। अगर वो ज़रूरी नहीं है कि सभी आदमी गौमूत्र पिएँ, और सभी व्यक्तियों को हम गौमूत्र नहीं देते। गौमूत्र सिर्फ कैंसर में ही चलता है, बाकी बीमारियों में गौमूत्र नहीं दिया जाता। तो इसलिए जो बहुत सारे अपने, अब मैंने एक उदाहरण इसलिए तो दिया कि उनकी सारी औषधियाँ दवाइयाँ हमने दे के देख ली, उनको क्या नहीं दिया हमने, इतनी वनस्पतियाँ, रस बस सब चिकित्सा में उसको लेके गए, लेकिन कोई आराम नहीं दिखा। फिर अंत में उनको ठीक ही करना था, कोई चैलेंज हो गया ना कि अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर तो हम तो फेल है। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे अपने पास ऑप्शंस होते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो गाय का गौमूत्र पिए। तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हम दे के ठीक कर देते हैं। और ऐसी कोई औषधि जो आप एलोपैथी की तरफ भी, कभी ऐसा होता है कि एलोपैथी के लिए भी आप रिकमेंड करते हो थोड़ा बहुत? नहीं, बस इसी से सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं? हाँ, देखो ऐसा है कि आयुर्वेद के बारे में हम बचपन से पढ़ते आए हैं, हमने भी अपनी पढ़ाई के दौरान पढ़ा है कि भाई आयुर्वेद धीमी गति से काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने मेरी प्रैक्टिस में ये देखा है कि आयुर्वेद पहली डोज से ही काम करता है। बस वो वैद्य और डॉक्टर को पता होना चाहिए। ऐसे मेरे पास बहुत उदाहरण है, बहुत सारी दवाइयाँ और बहुत सारे रोगी ऐसे हैं कि जिनको पहली खुराक से ही आराम हुआ हो। तो जैसे शुगर है, एकदम यहाँ से क्योरेबल है, और वो पहली खुराक से ही है, या जोड़ों का दर्द हो, मतलब ये गंभीर बीमारियां भी पहली खुराक से ही। और कोलेस्ट्रॉल बोले जाने सबसे खतरनाक बीमारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोलेस्ट्रॉल का कहीं भी जाइए आप तो बहुत धीमी गति से इलाज होता है जब खान पान पूरा चेंज हो जाए। मेरे पास रिपोर्ट्स मेरी इसमें अभी कवर्स में रखी हुई हैं, आप देख लो। बहुत ऐसे रोगी आए मेरे पास कि जो 700 बढ़ा हुआ है ट्राइग्लिसराइड, जो मरना एकदम सीधा हार्ट अटैक होगा, 1500 बढ़ा हुआ है, किसी का 500 बढ़ा हुआ है। लेकिन मैं 1 दिन का ट्रीटमेंट देता हूँ, 3 खुराक सुबह पिलाता हूँ काढ़े की, 3 शाम को पिलाता हूँ। 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद रिपोर्ट करा लो, एकदम नॉर्मल आती है 99.9% रोगियों की। तो इससे तेज क्या होगा बताओ? और वो बस कहने के लिए ही रह गया है कि भाई हाँ, एलोपैथी जो है वो ज़्यादा तेज है, और आयुर्वेदिक आप बता रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि
एक्सपीरियंस वाली बात है। अब एक सवाल मेरा और रहेगा आपसे, कुछ जो रोगी हैं वो लास्ट स्टेज में आते हैं तो, और जो शुरू में आ जाए, जैसे कि बहुत जल्दी उसे पता चल जाए कि भाई मुझे कुछ बीमारी है या फिर मुझे लगता है कि मुझे कुछ बीमारी है, तो उसको उसकी भी नब्ज वगैरह पकड़ के आप पूरे रोग बता देते हैं किस तरीके से? हाँ, ये भी बिल्कुल एकदम बात सही है, लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं यहाँ बीच में बोलना चाहूँगा आपको कि जो आयुर्वेद में 135-36 ऐसी बीमारियाँ आचार्य सुश्रुत संहिता अनुसार कि जो कर्मज व्याधि हैं, पूर्व जन्म के आधार पे व्याधियाँ हैं, कि जो पीछे के हम कर्म करके आए हैं उनके आधार पे, तो जो गंभीर व्याधियां हैं कैंसर उनमें से एक है। जैसे मेरे को पढ़ाई के दौरान पढ़ाया गया कि कैंसर मुंह का उनको ही होगा जो तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, शराब पीते होंगे या लीवर का, लेकिन मैंने ऐसे रोगियों को भी देखा है। छोटे छोटे 2 बच्चे मेरे पास आते हैं। टीकरी ब्राह्मण एक गाँव है पलवल के पास में, वो छोटे से हैं, लड़का गुरमेश नाम है जिसकी उम्र 4 साल है, और उसकी जो बहन है वो नाम शायद ध्यान नहीं है, पारुल है, कुछ ऐसा ही है, तो उसकी 7 साल है, लेकिन दोनों को ब्रेन ट्यूमर हो गया, उनको ब्रेन कैंसर हो गया। अपोलो से इलाज हुआ, अब अपने पास से इलाज चल रहा है, उनको 80% आराम है। अपोलो में भी उनका इलाज जो है वो असाध मतलब एकदम ऐसे ही रहा कि भैया साहब ऑपरेशन कर दिया, ले जाओ, 10-20 दिन 50 दिन के हैं, अब देखो यहाँ से बहुत आराम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कर्म व्याधि है, ये ज़रूरी नहीं है कि जब तक उसका कर्म है वो हो सकता है। यहाँ ऐसे भी हुआ है, यहाँ नहीं, हर जगह पहले स्टेज के भी ठीक नहीं हुए और अंतिम के भी बच गए। और इसमें आयुर्वेद और एलोपैथी या होम्योपैथी, इलेक्ट्रोपैथी या नेचुरोपैथी, इसमें पैथियों की बात नहीं है, जिसकी समय की वो है कि भाई समय की क्या मांग है। अब आयुर्वेद भी बहुत ज़रूरी है इस समय में, एलोपैथी भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ऐसी बीमारियां हैं कि जहां एलोपैथी को लगना ही है और एलोपैथी को लेना ही है। तो सबका अगर मेलजोल चल के हम चले, मैं हमेशा ऐसे बोलता हूं कि एलोपैथी का डायग्नोज और आयुर्वेद की औषधियाँ अगर एक साथ मिल गई ना ये, तो शायद मरे हुए आदमी में भी प्राण डाल दे, जैसे 10-20 हज़ार साल पहले डलते थे। अभी मेरा एक और सवाल रहेगा, आजकल जो है बहुत ज़्यादा हृदय रोगी, मुझे ऐसा लगता है कि हृदय रोग जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। आप ज़्यादा जानते होंगे इस बारे में कि कहीं भी सुनते हैं कि हृदय की गति रुकने की वजह से किसी की मृत्यु हो गई है। बहुत कॉमन हो गया है एक ऐसा, एक हुष्ट पुष्ट व्यक्ति जो शाम को दिखाया कि ठीक है, सुबह पता चलता है कि उसका हृदय गति रुकने की वजह से ऐसा हो गया। तो ये किस कारण से है, और एलोपैथी और आयुर्वेदिक किससे इसका ठीक इलाज हो सकता है? देखो, पैथियाँ तो दोनों ही ठीक है ना, क्योंकि अगर एकदम किसी को हृदयघात हो गया है, कार्डियक अरेस्ट हो गया है, तो अपने पास कोई लेके जाएगा तो अब हमको लगता है कई बार रिस्क होता है, तो उनको हम जो है ये बोल देते हैं साहब कहीं भी एलोपैथी में आप जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में दिखाइए, क्योंकि वहाँ पैथी नहीं देखी जाएगी, वहाँ उसकी जीवन को बचाने की बात है कि वो कैसे बचेगा। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो आज तेज़ी से हृदयघात बढ़ रहा है, इसके पीछे बहुत सारे मूलभूत कारण हैं। उनमें से एक ये भी है कि जो हमारी जीवन शैली आज हो गई है, खान पान हमारा हो गया है कि सुबह से लेकर शाम तक हम हर वो चीज़ खाते हैं कि जिससे सुसाइड हो जिससे हम लोग मरें। सुबह बेड से उठते हो और बेड पे जब पहुंचते हो तो आप पूरा आप देख लो, एक एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि जिससे हृदयघात ही नहीं, कैंसर भी हो जाएगा, किडनी लीवर सब फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए, लेकिन मैंने तो एक पढ़ा था आयुर्वेद में कि 300 वर्ष हमारे दिल की एज होती है, लेकिन अभी कहीं पढ़ा था कि कुलेसरा में एक बच्चे की स्कूल में 14 साल में हार्ट अटैक होकर मृत्यु हो गई। तो ये हाँ, ये कहीं ना कहीं आप देखो कि जीवन शैली से ही जुड़ा हुआ है। पहले लोग इतना परिश्रम करते थे, मेहनत करते थे, आज कौन मेहनत करता है? मेहनत करने को कोई राजी नहीं है। मेरे गाँव में ऐसे सैकड़ों उदाहरण है जो बाहर भी जाते हैं, 100 मीटर भी तो गाड़ी और मोटरसाइकिल स्कूटी लेके जाते हैं। तो हृदय बोलता है कि कम से कम 10,000 कदम रोज़ चलो तो मैं स्वस्थ रहूँ। कौन चलता है, कौन करता है? अनसेचुरेटेड लोग फैट खा रहे हैं जो शरीर के टेम्परेचर पे घुलता नहीं। भैंस का घी खाते हैं, जर्सी का खाते हैं, या फिर जो आप बाजारू खाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपका ब्लॉकेज आएगी और आपको हृदयघात हो जाएगा। तो इसलिए इसके पीछे तो कई सारे कारण हैं। और सुबह सुबह जब सो के उठते हैं लोग, चाय पीते हैं तो चाय एसिडिटी बढ़ाएगी, हार्ट अटैक आएगा। उसके बाद गेहूं की रोटी खाते हैं तो वो कैंसर करेगा। उसके बाद सफ़ेद नमक खाते हैं तो किडनी फेल होगी। उसके बाद चीनी पीते हो आप तो वो खून को गाढ़ा करेगा, ब्लॉकेज आ जाएगा। पूरे दिन का खान पान आपका वही है कि जो समय से पहले आपको यहाँ से लेके जाएगा, और बहुत कष्ट दे के जाएगा, और साथ में पैसा भी खर्च करवा के जाएगा। शरीर भी गया और अर्थ से भी गए। तो ये तो दिनचर्या वाली बात है कि दिनचर्या अगर कोई सुधार ले तो शायद बीमार ना हो। तो बेसिकली जब आप आयुर्वेदिक की तरफ आते हैं, बात करते हैं, तो जो ये भैंस का जो दूध है वो भी ठीक नहीं है क्या? मतलब दूध पीने में जब आप गाय और भैंस के कंपैरेटिवली देखें, बहुत से लोग भेड़ बकरी का भी पीते हैं, लेकिन भैंस और गाय में बात कर रहे हैं अभी हम। तो भैंस के दूध से और गाय के दूध में मतलब क्या अंतर? किस तरीके?
देखो ऐसी बात है साहब कि जो अपने मनुष्य के शरीर के लिए यहाँ आयुर्वेद में बताया गया है कि 14 ऐसी जो मादाएं हैं जिसका दूध उपयोग में आता है। उनमें भेड़ भी आती है, बकरी भी आती है, कहीं कहीं तो उसमें जो है ऊँटनी का, गधी का, कुतिया का भी लिखा हुआ है आयुर्वेद में। तो वहाँ बहुत सारी बीमारियों में लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है कि जो गाय के और भैंस के दूध में कंपैरिजन करें, ये सब मेहनत के ऊपर, हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। पहले हमारे पूर्वज लोग भैंस का भी अगर दूध पीते थे तो बहुत हार्ड वर्क करते थे। उनके शरीर में कहीं भी कोई बेड वाला कोलेस्ट्रॉल शायद जमा नहीं होता था, क्योंकि वो बहुत मेहनत, लेकिन आज मेहनत ख़त्म हो गई है। बात आती है गाय के दूध और भैंस के दूध में कंपेरिजन की। तो जो भैंस का दूध और गाय का दूध है वो ज़मीन और आसमान का अंतर है। क्योंकि जो गाय का दूध है उसके अंदर जो फैट है वो अनसेचुरेटेड फैट में नहीं आता, वो एक ऐसा फैट है जो शरीर के टेम्परेचर पे माइल्ट हो जाता है, घुल जाता है। जबकि भैंस का हो या वनस्पतिक कोई भी ऐसा फैट हो, वो कभी भी जो आपके शरीर में घुलेगा नहीं। अगर आपने मेहनत नहीं करी है तो वो आपको ब्लॉकेज लेकर आएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होगा या बैड फैट में कन्वर्ट होगा। तो ये एक दोनों बहुत बड़े अंतर हैं। इसीलिए मैं हमेशा रोगियों से बोलता हूँ, रोगी बोलते हैं आके जी हमारा तो, जैसे किडनी के रोगी कई बार बोलते हैं जी हमारा जो है अस्पताल में हम गए, डॉक्टरों ने बोला कि डेयरी प्रोडक्ट आपको नहीं लेना। तो मैं उनको बोलता हूँ गाय का दूध पीना है या गाय के दूध की बनी छाछ पीनी है, तो बोलते हैं डेयरी। मैं उनको बोलता हूँ ये डेयरी प्रोडक्ट में नहीं आता, क्योंकि गाय का जो दूध है उसके अंदर एक प्रोटीन होता है, उसका नाम है बायो इनहेंसिंग एजेंट। ये बायो इनहेंसिंग एजेंट है, वो है जो शरीर में टेम्परेचर के साथ घुल जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी सफलता है। और फिर गाय के दूध में तो स्वर्ण तत्व भी है। आज तो विज्ञान भी इस बात को बोल रहा है, मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें सोने की मात्रा है। तो सोने की मात्रा, सोना पहन तो नहीं सकते, तो गाय के दूध के माध्यम से पी तो सकते हैं। तो इसलिए गाय का दूध और भैंस का दूध कंपैरिजन, गाय का दूध अमृत है और भैंस का दूध उसके मुकाबले इतना अमृत नहीं है। मतलब वो काम चला हुआ है जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। ये नहीं कह सकते कि एकदम नहीं पीना चाहिए, नकार ही दें उसको, क्योंकि बचपन में तो हमने भी पिया था, जब चीज़ें पढ़ी समझी तो अब गाय के दूध की तरफ हम बढ़े। तो यही है कि मेहनत होना बहुत ज़रूरी है। अगर साहब किसी ने मेहनत नहीं की है और वो कितना ही भी अच्छा खाना खा ले, अब आप देख नहीं रहे पीछे कुछ समय जितने भी ये जो भी आपके ये फिल्म स्टार हैं या जो भी हैं, जो हाँ सेलिब्रिटी जो आप बोलते हो, ये सब जो हैं ये कोई ट्रेडमिल पे भाग रहा है, कोई एक के साथ 10 डॉक्टर रहते हैं, डाइटिशियन रहते हैं, जिम ट्रेनर रहते हैं, लेकिन फिर भी भागते भागते हार्ट अटैक होकर मर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भाई वो इतना मेहनत नहीं करते हैं कि जिस अनुसार आयुर्वेद में बताया गया है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य बेकार प्रसनम च। मतलब जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा जब ही हो सकती है जब वो सही समय पे सही चीज़ों का उपयोग करना सीख जाए। तो यही है कि इसके लिए तो एक आदर्श दिनचर्या होना बहुत ज़रूरी है, जब जाके व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। और गाय का दूध भैंस के दूध से बिल्कुल अलग है। लेकिन गाय का यहाँ एक और लाइन में बोलता हूँ कि आज 99% लोगों को नहीं पता कि गाय कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि जो देसी गायें हैं ना अपनी, वो अब धीरे धीरे लुप्त हो गई है। वो मार दी गई हैं या वो फिर खा ली गई हैं या कहीं पहुंचा दी गई हैं, वो एक दूसरा विषय है। लेकिन जो है देसी गाय अब नहीं बची हैं। देसी गाय की पहचान वो होती है जिसके ऊपर एक टाट होती है, झालर यहाँ होता है, और जबकि सब दोगली, एचएफ, होल्स्टीन, फ्रीजियन, स्विस ब्राउन, क्रॉस ब्रीड, ये सब विदेशी नस्लें आ गई हैं जो आपको कैंसर, डायबिटीज़, लीवर फेल, किडनी फेल, ये सब आपको कर देंगी। और जबकि देसी गाय का दूध और घी तो आपको इन समस्याओं से बाहर निकाल देगा। ये हज़ारों उदाहरण मेरे पास हैं कि जिसको केवल गाय का दूध पिला पिला के ही उसको हमने ठीक कर दिया। तो ये है, तो गाय का दूध तो अमृत है, लेकिन वो भी देसी की। लोग भ्रमित हो जाते हैं कि देसी और विदेशी में अंतर नहीं, उनको गाय में अंतर ही नहीं मालूम होता। तो ये है। तो अगर जर्सी गाय का पीते हैं या और गायों का पीते हैं तो उससे कंपैरेटिवली तो फिर भैंस का पी लें। हाँ, अब मैं ऐसे बोलता हूँ कई बार कि भाई जो जर्सी है, भाई गाय उसका नाम हम इसलिए देते हैं कि लोग पहचानते हैं उसको कि वो गाय, जबकि वो गाय नहीं है। उसका सुअर का क्लोन लेके उसको बनाया गया है। जर्सी का, एचएफ का, दोगली का, होल्स्टीन का, फ्रीजियन का, ये सब का भैंस का ठीक है। और भैंस से अरब खरब गुना जो है देसी गाय का ठीक है। तो ये है कि उनके मुकाबले तो भैंस का थोड़ा ठीक। हाँ, एक और, भैंस में अगर इंजेक्शन लगा के दूध ले लिया तो निश्चित कैंसर होगा, 101% कैंसर होगा। और जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ऑक्सीटोक्सी का इंजेक्शन दूध देने के लिए, वो कैंसर करता है बॉडी में। कैंसर के सेल्स जो बॉडी में होते हैं, ये धरती पे ऐसा कोई भी ह्यूमन बॉडी नहीं है जिसमें कैंसर के सेल ना हो। मेरे भी हैं, आपके भी, सब में भी है। एक माहौल जब इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट बॉडी में हो जाते हैं तो वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं, वो एकदम चेत जाते हैं, वो एकदम जाग जाते हैं, वो एकदम सोते रहते हैं तो जाग जाते हैं। तो उसमें ये जो इंजेक्शंस है, ये इंजेक्शन वाला दूध है, बहुत बड़ा रोल करता है। एक कारण है ये भी, बहुत सारे कारणों में से एक ये भी है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब। अब मैं और भी बातें इनसे करूँगा और भी आपके लिए इसी तरीके के हम कंटेंट लाते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे और भी चर्चाएं मैं करता रहूँगा। आप मुझे ज़रूर बुलाइएगा जब कोई रोगी आते हैं, मैं एक बार फिर से मिलना चाहूँगा आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ठीक है जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा जो ये एपिसोड है ये कैसा लगा, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, इन दोनों में कंपैरेटिवली कैसा लगा। आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।